दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो अनुपात और समानुपात का है और वो मैं आपको निमी की किताब में से समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये जो चैप्टर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ इसमें है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समानुपात, जिसको कि अंग्रेजी में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसमें समानुपात वर्णन डिस्क्रिप्शन, यह समानता के बीच का अनुपात है। A अनुपात B अनुपात है और C अनुपात D दूसरा अनुपात है। दोनों अनुपात समान हैं तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, या और फॉर एग्जांपल 250 अनुपात 2000 समानुपात 1 अनुपात 8 होता है। यहाँ पे समानता के बीच का अनुपात का मतलब हो गया कि जो भी दोनों हमारी राशियाँ होंगी, इसमें जो चारों राशियाँ हैं जिनके बीच में ये अनुपात निकाला जा रहा है वो एक ही सजातीय होनी चाहिए। यानी कि अगर लंबाई की ले रहे हैं तो लंबाई की हो, वेग की है तो वेग की होनी चाहिए, समय की है तो समय की होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये है। और यहाँ पे ए और बी ए हमारा प्रथम पद, बी हमारा द्वितीय पद, सी हमारा तृतीय पद और डी हमारा चतुर्थ पद है। और इसके अंदर ए अनुपात बी यानी कि पहला अनुपात हमारे दो राशियां ए और बी के बीच में और दूसरा अनुपात हमारा सी और डी के बीच में। और जब इन दोनों अनुपातों का जो अनुपात अगर बराबर होता है तो वो समान अनुपात कहलाते हैं। उस कंडीशन में इसको हम ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी लिख सकते हैं, जहां पर ये दो बिंदु हमारे अनुपात का चिन्ह होते हैं और ये चार बिंदु हमारे समान अनुपात के चिन्ह होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 250 अनुपात 2000 समान अनुपात 1 अनुपात 8। जब 250 को हम 2000 से काटेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, जो इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसके अंदर 1 अनुपात 8 जो हमारा सरल अनुपात को और नहीं आगे काटा जा सकता, इसलिए इसको हम सरल अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर इसके 3 नियम होते हैं। 3 का नियम, रूल ऑफ द 3, गणना के 3 कदम होते हैं। इसमें पहला होता है कथन यानी कि स्टेटमेंट, दूसरा होता है एकल यानी सिंगल, और तीसरा होता है गुणज यानी कि मल्टीप्लाई। कथन का मतलब है कि जो हमारे को सवाल दिया गया उसको हम पहले स्टेटमेंट बनाएंगे उसके बाद उसके अंदर एक की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद लास्ट में हम उसके अंदर मल्टीपल की अगर हमको वैल्यू निकालनी है यानी कई गुणा में अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो उसके अंदर निकाला जाता है। इसके अंदर पहला फिर आता है प्रत्यक्ष समानुपात, जिसको कि हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। एक की अधिकता दूसरे की भी अधिकता होती है तो एक मान की वृद्धि दूसरे के मान में भी वृद्धि लाती है। यानी कि अगर एक चीज की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की भी अगर वैल्यू बढ़ती है तो ये जो अनुपात होता है उसको हम प्रत्यक्ष अनुपात या डायरेक्ट अनुपात कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो हमारे 10 पेन की कीमत 50 रुपए हो जाएगी। ये जो अनुपात है वो हमारा डायरेक्ट अनुपात कहलाता है। इसके अंदर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की भी वैल्यू बढ़ती है, जिसका जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह से होता है। ये हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ है। यहाँ पर रुपीज है, यहाँ पर टर्न से है, तो ये हमारा 45 डिग्री के ऊपर जो ग्राफ है ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ होता है। इसको आप ग्राफ को याद भी कर सकते हो। आपके जो पेपर है उसमें इस तरह का ग्राफ अगर आता है तो उसका उत्तर हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, जिसको कि हम प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं या जिसको हम सीधा समानुपात कहते हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ पे दे रखा है कि 4 टर्नर हमारे 300 रुपये में कमाते हैं तो 6 टर्नर कितने रुपए कमाएंगे। तो यहाँ पे ये टर्नर्स और उनके रुपीस के बीच में वैल्यूज दे रखी है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्नर की कंडीशन है और यहाँ पे इनके रुपीस जो मिल रहे हैं इनको उसकी कंडीशन दे रखी है। उस कंडीशन के अंदर ये हमारा सरल अनुपात या प्रत्यक्ष समानुपात का हमारा ग्राफ है। उदाहरण के लिए इसके अंदर फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे जो कथन है मतलब स्टेटमेंट है वो है कि 4 टर्नर जो है 300 रुपये कमाते हैं तो एक हमारा जो टर्नर है वो कमाएगा 300/4 यानी कि 75 रुपये। और इसके बाद हमको कई के निकालना है जिसके अंदर गुणा जो होता है हमारा तीसरा स्टेप उसके अंदर होता है। उसमें छः हमारे जो टर्नर है वो कमाएंगे 75 × 6 = 450 रुपये। तो हमारा जो गणना के 3 कदम थे उसके अंदर हमारे पहला था कथन, दूसरा था एकल और तीसरा था मल्टीप्लाई। वो यहाँ पर हमने इस उदाहरण में देख लिया है। 6 हमारे अनेक टर्नर थे इसलिए इनकी वैल्यू हमारी 450 है। एक अधिक हो तो दूसरा भी अधिक, ये हमारा प्रत्यक्ष समानुपात या डायरेक्ट जो समानुपात होता है उसके अंदर ये चीज़ लागू होती है। इसके बाद है अप्रत्यक्ष या उल्टा अनुपात,
जिसको कि हम इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके अंदर एक की अधिकता दूसरे की न्यूनता होती है, एक की मात्रा की वृद्धि दूसरे की मात्रा में कमी लाती है, जैसा कि हमारा ग्राफ के अंदर, दूसरे ग्राफ के अंदर ये चीज़ दे रखी है। यहाँ पर एक की जो वैल्यू अगर बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू हमारी यहाँ पे कम होगी। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का हमारा अनुपात का ग्राफ है। इसके अंदर उदाहरण है कि 4 टर्नर एक काम को 300 घंटे में पूरा करते हैं तो 6 टर्नर कितने समय में पूरा करेंगे। इसके अंदर हमारा जब हमारे वर्कर्स की संख्या कम होती है तो हमारे को टाइम ज़्यादा लगता है, और वर्कर्स की संख्या जैसे ही बढ़ती है तो हमारा टाइम कम हो जाता है। तो हमारा जो उदाहरण है प्रत्यक्ष या उल्टा अनुपात का, तो वो इस यहाँ पर सिद्ध होगा। तो हम इसको देखते हैं कि इसको हम 3 चरणों में हल करेंगे। हल प्रक्रिया 3 चरणों में। पहला है एकल, 4 टर्नर द्वारा किया गया समय 300 घंटे, इसलिए हम एक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो एक टर्नर द्वारा किया गया समय हमारा है 300 गुणा 4 बराबर 1200 घंटे। इसके बाद अनेक काम निकालेंगे तो उसके अंदर 6 टर्नर की वैल्यू हमारी 1200/6 इसके अंदर करेंगे तो हमारे को 200 घंटे लगेंगे। तो परिणाम निकला ये कि एक अधिक तो दूसरा कम, यानी कि हमारे जब यहाँ पे 4 टर्नर से 6 टर्नर जैसे ही हुए, 4 टर्नर से जैसे ही हमारे 6 टर्नर होंगे तो हमारे जो घंटों की संख्या है वो कम हो जाएगी। तो ये हमारा अप्रत्यक्ष अनुपात समानुपात का उदाहरण है, ये यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। इसके बाद दोनों से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग बोथ, यानी कि दोनों तरह के अगर चीज़ें एक साथ ही कोई सवाल में आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 टर्नर 20 पीस बनाने में 3 दिन लगाते हैं तो 6 टर्नर 30 पीस को कितने दिन में बनाएंगे, ये हमारा उदाहरण है। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु क्या है कि 2 टर्नर 20 पीस बराबर 3 दिन, 3 चीज़ें दे रखी हैं। तो हमारा जो दूसरा है उसमें 6 टर्नर 30 पीस और कितने दिन, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो प्रथम चरण के अंदर कथन जो है हमारा, कथन पहला होता है, दूसरा एकल होता है, तीसरा गुणज होता है। तो कथन के अंदर हमारा है 2 टर्नर द्वारा 20 पीस लगेंगे, इसलिए 1 टर्नर द्वारा 20 पीस बनाने में 3 गुणा 2 बराबर 6 दिन लगेंगे, इसलिए 6 टर्नर द्वारा 20 पीस बनाने में 6/6। ये हमारा जो है उदाहरण है वो उल्टा अनुपात होता है। इसके अंदर एक अधिक होता है तो दूसरा कम होता है। इसके अंदर फिर इसी सवाल में दूसरा जो चरण है वो फिगर 4 से यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये टाइम इंक्रीज होता है तो हमारा टर्नर की संख्या भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर कथन हमारा है कि 6 टर्नर द्वारा 20 पीस बनाया गया एक दिन में, तो 6 टर्नर द्वारा 1 पीस बनाने में लगेंगे 1/20 दिन, इसलिए 6 टर्नर द्वारा 30 पीस बनाने में लगेंगे 1/20 गुणा 30 बराबर 1.5 दिन। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुपात जो है हमारा वो अधिक से अधिक है, कि यानी कि अगर हमारे संख्या बढ़ाएंगे तो हमारे जो काम भी जो अधिक होगा। समस्या के हल हेतु अनुपात के प्रकारों के आधार पर पहले कथन लिखें, फिर एक और फिर इसके पश्चात अनेक की कैलकुलेशन करें, जिससे कि हमारे ये सॉल्व हो जाते हैं। इसके अंदर फिर आता है इंट्रोडक्शन, परिचय। मोटर वाहन गणना अनुकूल आधारभूत समानुपातों की चर्चा नीचे कर रहे हैं। इसमें पहला है सरल समानुपात, जिसको कि हम समानुपात भी कहते हैं। यह 2 अनुपातों की समानता है, यानी कि हमारी जो पहले हमने देखा A अनुपात B और C अनुपात D, 2 तरह के जो अनुपात होते हैं, अगर दोनों ही अनुपातों की वैल्यू हमारी समान है तो वो हमारे समानुपात कहलाते हैं। उदाहरण हमारा है, यदि एक वाहन का बेड़ा एक दिन में 30 लीटर पेट्रोल का उपयोग करता है तो 6 गाड़ियों का बेड़ा कितना प्रयोग करेगा। सभी वाहनों का परिचालन समान स्थिति में किया जा रहा हो। तो ये हमारा सवाल इस तरह से है। तो यहाँ पर एक वाहन द्वारा पेट्रोल का उपयोग किया गया 30 लीटर प्रतिदिन, तो 6 वाहन द्वारा उपयोग होगा 6 गुणा अधिक, यानी कि 6 गुणा 30 बराबर। यदि 4 वाहन का बेड़ा प्रतिदिन 120 गैलन पेट्रोल का उपयोग करता है तो 12 वाहन का बेड़ा कितना पेट्रोल का उपयोग करेगा, जो कि समान स्थिति से परिचालित है। यानी कि 4 वाहन हमारे 120 गैलन प्रतिदिन उपयोग करते हैं तो एक वाहन अपना प्रयोग करेगा 120/4 बराबर 30 गैलन प्रतिदिन। उस कंडीशन में 12 वाहन प्रयोग करेंगे 12 गुणा 30 बराबर 360 गैलन प्रतिदिन। दोनों ही उदाहरण सरल समानुपात कहलाएंगे, क्योंकि केवल 2 मात्रा ही उपयोग में लाई गई हैं और दिन दोनों अनुपातों में समान है। इसके बाद हमारा दूसरे प्रकार का जो अनुपात है उसको कहते हैं यौगिक या उल्टा अनुपात, जिसको कंपाउंड एंड इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यौगिक समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन की उदाहरण यहाँ पे दे रखा है। यदि 5 फिटर 6 वाहनों को मरम्मत करने में 21 दिन लगाते हैं तो 7 फिटर इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे।
प्रत्येक वाहन के मरम्मत का समय स्थिर माना गया है। इसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही समानुपात में प्रयुक्त हुए हैं। एक फिटर द्वारा एक वाहन का मरम्मत का समय कम समय लगेगा। मात्राओं यानी दिनों की संख्या को अंत में लिया गया है क्योंकि यह एक स्थिति में उत्तर है। उत्तर 7 फिटर द्वारा 20 दिनों में 8 वाहनों का मरम्मत किया जाएगा। इसके बाद है उल्टा समानुपात, जिसको कि हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। कभी कभी अनुपात उल्टे लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पानी का एक पंप 12 मिनट में ईंधन टैंक को भरता है तो 2 पंप आधा समय लेंगे। समय को दुगना नहीं करना है। यदि 2 पंप 30 मिनट में टैंक भरते हैं तो 6 समान पंप कितने समय में टैंक भरेंगे। उस कंडीशन में 6 पंप द्वारा लिया गया समय बराबर 30 गुणा 2/6 बराबर 10 मिनट। यानी कि यहाँ पे हमारे पंपों की संख्या अगर बढ़ेगी तो हमारा समय जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद जो अगला इसके अंदर मैटर है वो है दहन समीकरण में समानुपातीय अंश, प्रोपोर्शन पार्ट इन द कंबंशन इक्वेशंस। परिचय, इंट्रोडक्शन। ईंधन दहन प्रक्रिया में मात्राओं का समानुपात एक मुख्य आयाम है। निम्न क्रियाएं दहन प्रक्रिया के समय होती हैं। ईंधन एक हाइड्रोकार्बन पदार्थ है। दहन वायु वातावरण से उपलब्ध होती है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। जब ईंधन जलता है तो निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उसमें पहला है कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर CO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी यानी कि H2O का रूप धारण करते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन जलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। और नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है और यह दहन में भाग नहीं लेती है। इसके बाद इसके अंदर है एक LB के पदार्थ में अनुपातिक अंशों को ज्ञात करने की विधि। मेथड ऑफ फाइंडिंग प्रोपोर्शन पार्ट इन 1 LB ऑफ ए सब्सटेंस। अब ज्ञात करना है पानी के 1 LB पर kg में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का समानुपात, और दूसरा है ईंधन के 1 LB पर kg में हाइड्रोजन और कार्बन का समानुपात। उदाहरण के लिए, पानी का रासायनिक फार्मूला H2O है, अर्थात 2 अणु हाइड्रोजन के साथ 1 अणु ऑक्सीजन के मिलकर पानी का 1 अणु बनाते हैं। यदि ऑक्सीजन के 1 अणु का वजन हाइड्रोजन के 1 अणु से 16 गुना अधिक है तो 1 kg पानी का समानुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे हल किया गया इसको कि जल के भागों का वजन नीचे दिए गए हैं। ऑक्सीजन 1 kg, योग हमारा 8 + 1 बराबर 9 kg। एक हाइड्रोकार्बन ईंधन का फार्मूला होता है C6H14। यह दर्शाता है कि ईंधन के 1 अणु में कार्बन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 14 अणु होते हैं। यदि कार्बन के अणुओं का वजन हाइड्रोजन के अणुओं से 12 गुना अधिक हो तो 1 kg ईंधन में हाइड्रोजन और कार्बन के समानुपातिक अंश ज्ञात करें। हल। वजन के आधार पर कार्बन का अंश जो है 6 × 12 बराबर 72 होता है। वजन के आधार पर हाइड्रोजन का अंश जो है 14 है। कुल अंशों का योग 72 + 14 बराबर 86 है। तो कार्बन का जो वजन होगा 72/86 बराबर 0.8372 kg और हाइड्रोजन का वजन जो 14/86 बराबर 0.1628 kg होगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो अनुपात और वायु की मात्रा का अनुपात है। ईंधन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक वायु का द्रव्यमान निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है और इसे वायु ईंधन अनुपात भी कहा जाता है। इसके अंदर पहला पॉइंट है दहन प्रक्रिया में कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाना होता है। यह पाया गया है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने हेतु हवा की निम्न मात्राएं वजन के आधार पर की आवश्यकताएं होती हैं, जिसके अंदर पहला होता है कि 1 kg कार्बन के पूर्ण दहन हेतु 2/3 kg ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी तरह 1 kg हाइड्रोजन के पूर्ण दहन हेतु 8 kg ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी तरह 1 kg सल्फर के पूर्ण दहन हेतु 1 kg ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायु के द्रव्यमान की पूर्ण दहन हेतु गणना के लिए सूत्र है, वायु में 23% ऑक्सीजन और 77% नाइट्रोजन की मात्रा होती है
वायु का जो द्रव्यमान है वो ऑक्सीजन का गुणा करना, वायु का द्रव्यमान ऑक्सीजन का द्रव्यमान गुणा प्रत्येक अवयव के लिए गुणा किया जाता है। तो कार्बन हेतु 2/2/3 गुणा 100/23 बराबर 11.6 kg वायु। हाइड्रोजन हेतु 8 गुणा 100/23 बराबर 34.8 kg वायु। और सल्फर के लिए 1 गुणा 100/23 बराबर 4.35 kg वायु की आवश्यकता होती है। तो कुल हमारे पास 50.75 kg की आवश्यकता होती है। अतः 1 kg ईंधन के दहन के लिए इंजन को 50.75 kg वायु की आपूर्ति होनी चाहिए। चूंकि दहन प्रक्रिया समान नहीं होती है, अतः 50.7 kg से अधिक वायु की आपूर्ति इंजन में होनी चाहिए। ITI के छात्रों की गुंजाइश से परे दहन समीकरण गणना शामिल की गई है। विभिन्न तत्वों के अनुपात को गणना करने के लिए रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र भी शामिल हैं। तो यहाँ पर ये मैंने आपको अनुपात समानुपात से रिलेटेड जो निम्मी के अंदर चैप्टर दे रखा है उसका थ्योरी आपको पढ़ के समझाने की कोशिश की है। इसके बाद में जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो जो निम्मी के प्रश्न हैं उसके ऊपर उसको सॉल्व करके मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगला वीडियो मेरा इसके असाइनमेंट के ऊपर होगा जो मैं आपको सॉल्व करके समझाऊँगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करके उसके ऊपर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।